जब देश की बात आए तो किसी से कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, जो कि आज के न्यूज में भी है। कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। इट्स a historical decision. What happened? See, President Draupadi Murmu gave assent to a bill that criminalizes intentional disruption or prevention of the singing of the national song Vande Mataram. ठीक, giving the same legal protection currently accorded to the national anthem. With the President's assent, the prevention of insults to national honor amendment bill 2026 has become a law. The legislation grants Vande Mataram the same status as the national anthem Jana Gana Mana. See one thing, अगर जिनको नहीं पता है ऐसा नहीं कर सकते, पता होना भी चाहिए। मोस्ट ऑफ द वी आर एक्सपेक्टिंग कि सबको पता हो। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द वंदे मातरम एंड जन गण मन। जन गण मन कम अंडर नेशनल एंथम, बट जो वंदे मातरम है विल कम अंडर नेशनल सॉन्ग। ठीक है, एंड वंदे मातरम एल्बम 2025 मार्क्स द 150 years of वंदे मातरम। ठीक है, दिस ईयर द इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे pays a special tribute to the spirit of Vande Mataram. The paintings seen, see one, I'm giving one, just see painting. See the painting. इसको समझ ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, कंट्रोवर्सी है। क्यों कंट्रोवर्सी है वंदे मातरम, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको समझने की देखने की ज़रूरत है। ठीक है, पेंटिंग। ओके, सी द पेंटिंग सीन इन एंड अराउंड कर्तव्य पथ, जो हमारा इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ आर फ्रॉम द पब्लिकेशन टाइटल्ड वंदे मातरम एल्बम। ओके, फ्रॉम द ईयर 1923। दिस बुक, जो बुक लिखा गया, दिस बुक पब्लिश्ड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट कंटेन्स ब्यूटीफुल पेंटिंग बाय के तजेंद्र कुमार मित्र। के तजेंद्र कुमार मित्र, ओके, that visually illustrate the Vande Mataram anthem and its verses, capturing patriotic and cultural imagery from that era. Publishers of the book was Sri Shiva Narayan Mishra Vaidya of Prakash पुस्तकालय। ऐसा रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा जानने के लिए। उस समय क्या था, उसमें प्राइस क्या लिखा गया था, 2 रुपये में मिलता था। ठीक है, दिस रेयर बुक ऑल्सो इंक्लूड द कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंदे मातरम सॉन्ग बाय श्री अरविंदो। किसने इसको ट्रांसलेट किया है? श्री अरविंदो को उसने ट्रांसलेट किया है। तो थोड़ा सा वंदे मातरम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड दोज हु लव देयर ओन कंट्री। ठीक है, तो थोड़ा इनको जानने की जरूरत है। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और करंट डिबेट, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं गाना नहीं गाना चाहते हैं, वंदे मातरम को गाने से, बोलने से परहेज करते हैं। इट इज़ द इंडिविजुअल फ्रीडम, बट क्या कंट्रोवर्सी है, इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो वंदे मातरम इज नॉट मेयरली अ सॉन्ग, ये कोई गाना नहीं है कि कहीं कुछ। इट इज़ ए हिस्टोरिकल सिंबल ऑफ इंडियाज नेशनल अवेकनिंग एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा गाना है, कोई गाते गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। इसे हिस्टोरिकली कनेक्टेड है इंडियन से। क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का है ये, कुछ ना कुछ चीजें हुई थी। हाउ इट टच द हार्ट ऑफ द पर्सन हु फॉट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो सबसे पहले समझते क्या वंदे मातरम है क्या, इससे समझने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम का लिटरल मीनिंग है हे मदरलैंड,
हे मदरलैंड मैं तुम्हें नमन करता हूं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर को हटा देते हैं, हटाना मतलब ये, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो हे मदरलैंड मैं तुम्हें नमन करता हूं, यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज किया गया और इनका ऑथर का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। लैंग्वेज कौन सा? संस्कृत और बंगाली में। बंकिम चंद्र चटर्जी। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको देख लेंगे, चटर्जी। ओके, लेकिन जो गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट की साइट पे चट्टोपाध्याय लिखा है, जो कि सही नहीं है ना। कोई नहीं, ठीक। कब लिखा है? 1875 में। 1875 में इस बात को लिखा गया। आप किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इन द टू लैंग्वेजेस है। किस लैंग्वेज में अवेलेबल है? संस्कृत एंड बंगाली। संस्कृत एंड ओके, संस्कृत एंड बंगाली 1875 में लिखा गया है। 1896 में फर्स्ट टाइम कांग्रेस सेशन में इसको कहा गया था, है ना। सो कंपोज्ड इन 1875, पब्लिश्ड इन बांग्ला दर्शन। पहली बार बांग्ला दर्शन में पब्लिश हुआ था। बांग्ला दर्शन ओके, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन बांग्ला। बाद में इनको फेमस नोबेल आनंद मठ में 1882 में शामिल कर लिया गया था। 80 ऐसे करते फैक्चुअल को, 1875 में आया था, ये कंपोज किया गया था। एक डेट लिख लो, 1882 आई थिंक 1882 में इसको आनंद मठ जो है नॉवेल, उसमें शामिल किया गया था। अब और इसका कोर आइडिया क्या था? कोर आइडिया, बेसिक आइडिया क्या था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने मदरलैंड को एक मदर के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में दर्शाया है, पर्सोनिफाई किया है, दिखाया है। इसका मतलब है कि लैंड जो है मदरलैंड है, माता का इमोशनल अटैचमेंट दिखाया गया है, इमोशनल अटैचमेंट, नेशनलिज्म को दर्शाया है। ठीक, यही कारण है सबसे बड़ी बात कि वंदे मातरम आगे चलकर इंडियन नेशनलिज्म का पावरफुल सिंबल बन गया। ठीक। सेकेंड, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो वंदे मातरम कब आया? 1875 में, 1875। और अगर हम कहें बर्थ ऑफ वंदे मातरम, एंड 1882 में आनंद मठ नॉवेल में डाल दिया गया, शामिल कर दिया गया। और तो 1875 में, इसको याद कर लो यार, हो सकता है कहीं भी स्टेट पीसेस में पूछा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे डिसाइड करना नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये हर हालत में इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल फैक्ट्स ऑल्सो। ओके, सो उस समय की सिचुएशन क्या थी? उस समय इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था डेफिनेटली इन 1875, एंड धीरे धीरे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है जाग रहा था लोगों में, आज कॉन्शियसनेस था, नेशनल अवेकनिंग डेवलप हो रहा था। वंदे मातरम ने इस इमर्जिंग नेशनलिज्म को एक इमोशनल और कल्चरल एक्सप्रेशन दिया। सी क्यों इंपॉर्टेंट था? सो आनंद मठ से कनेक्शन था कि 1882 में बंकिम चंद्र का नोबेल आनंद मठ प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था 1882 में, उसमें इसको शामिल कर दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया था? बंगाल की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, फेमीन, कॉलोनियल ऑपरेशंस,
सन्यासी रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इस आनंद मठ की बात कर रहा हूँ। इस नॉवल में मदरलैंड को एक सेकेंड मदर फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। इसको याद करना, कि इसको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आनंद मठ, मदरलैंड, नेशनलिज्म, एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब इसको फ्रीडम में स्ट्रगल से जोड़ते हैं। यही वंदे मातरम की इंपोर्टेंस धीरे 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 बढ़ती गई और 1896 में, जो हमने आपको बताया अभी, कब, 1896 कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन में फर्स्ट टाइम इसको गाया गया, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के कलकत्ता सेशन में, ये भी लिख लो, कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन में फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था, ठीक है ना। कांग्रेस सेशन वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के कलकत्ता सेशन में, सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में वंदे मातरम का गाया था, ठीक। यह इसे लिटरली कंपोजिशन से निकालकर नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट के वाइड पब्लिक स्फीयर में पहुंचा दिया, क्योंकि पहले तो लोगों के बीच में गाया जा रहा था, लेकिन जब इस नेशनल, उस समय कांग्रेस का बहुत पोजीशन हाई चल रहा था, यही समझ लो। और उसके कांग्रेस के सेशन में गाए जाने से क्या हुआ कि ये इसका प्रचलन जो है, इसको हर तरफ बढ़ा दिया गया, पॉलिटिकल मूवमेंट के वाइड स्प्रेड हर तरह से फैला दिया गया, हर जगह पहुंच गया है धीरे 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 चीज़ों को, ठीक है। अब जो अगर स्वदेशी मूवमेंट अगर याद हो, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या, वंदे मातरम की हिस्ट्री को सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट कहते हैं इसको। जब जो तो कैसे कैसे चीज़ें, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। अब 1905 ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन किया था, तो इसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। इस मूवमेंट में वंदे मातरम जो है नेशनल स्लोगन के रूप में उभर कर आया, नेशनलिस्ट स्लोगन कर सकते हैं, नेशनलिस्ट स्लोगन, प्रोटेस्ट सॉन्ग हो गया। अब आजकल भी प्रोटेस्ट के बहुत सारे सॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन सी दैट टाइम द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस था, ये बन चुका था। मतलब प्रोटेस्ट सॉन्ग कह दो, नेशनलिस्ट सॉन्ग कह दो, इस तरह लोग ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करते थे और डेमोन्स्ट्रेशन में वंदे मातरम का नारा लगाते थे, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ, 1905 में वंदे मातरम बिकम्स अ मास पॉलिटिकल सिंबल। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन इस पे क्या था, वंदे मातरम की पॉपुलैरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कंसर्न बन गई, इतनी टेंशन बन गई कि मतलब ये सॉन्ग ही अपने आप में टेंशन बन गया था कि अगर कोई वो कहते हैं एक मैसेज जाना सोसाइटी में, सोसाइटी के साथ मैसेज गया अपोनेंट का, अपोनेंट उस समय हमारा कौन था, एंटी ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बना था। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पे जब भी पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट आया, तब हमारे लोगों ने इस बात को, जब भी अगर बायकॉट करने की बात आती तो कुछ बायकॉट बोलो, चलो कपड़ा नहीं धुलवाना है, तो उसके बाद वंदे मातरम एक स्लोगन के साथ बोलते थे, वंदे मातरम, ओके। सो वंदे मातरम की पॉपुलैरिटी ब्रिटिश के लिए भी टेंशन का चीज बन गया था। एक शब्द, ये शब्द नहीं, एक इमोशनल अटैचमेंट था, नेशनलिस्ट एजेंडा बन चुका था, नेशनलिस्ट एक रेजिस्टेंस का एक तरीका बन गया था। कई प्लेसेस पे, कई जगहों पर पब्लिक सिंगिंग और स्लोगन के खिलाफ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। मतलब ये सीधा सिचुएशन कि अगर कोई सॉन्ग गा रहा है तो इस सॉन्ग को के लिए आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी स्टेटमेंट, बट you are free to compare the situation with the contemporary time, okay, कि क्या चीजें बनती है, how the Britishers played the role, how tried to impose the thing to restrict the impose the restriction on people not to sing the Vande Mataram, okay। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता था, इसका इफेक्ट उल्टा पड़ा, उल्टा हुआ। ब्रिटिश का रिस्ट्रिक्शन हुआ। अब ब्रिटिश के रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है, रिजल्ट में क्या आएगा, जब कोई दुश्मन तुम्हारे खिलाफ कोई चीज़ें या कोई रेजिस्टेंस होता है, पॉलिटिकल पब्लिक, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, रिपरकेशंस में पब्लिक रेजिस्टेंस पैदा हुआ, विरोध हुआ। अब वंदे मातरम बिकम्स स्ट्रॉन्गर नेशनलिस्ट सिंबल। और जैसे जैसे मतलब
ओके, जब जब प्यार में पहला हुआ और प्यार गहरा हुआ, वही वाली कहानी हो गई। जैसे जैसे उन्होंने रेजिस्टेंस दबाने की कोशिश की, वैसे वैसे और वंदे मातरम बिकम स्ट्रॉन्गर नेशनलिस्ट सिंबल। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार वंदे मातरम ने एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस को इमोशनल पावर दी और इमोशनली अटैच कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया और मजबूत कर दिया। एंड वंदे मातरम और नेशनलिज्म में क्या हुआ, वंदे मातरम की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था, इट ट्रांसफॉर्म्ड ज्योग्राफी इनटू एन इमोशनल आइडिया ऑफ नेशन। ऐसा नहीं रहा कि अब सिर्फ कि ये बंगाल है, ये बिहार है, उड़ीसा है, दिल्ली है, वॉट एवर, बट इट वंदे मातरम स्लोगन एक मैसेज था, बिकेम द मैसेज ऑफ यूनिटी। हाउ? थ्रू बाय इमोशनल अटैचमेंट। इट मीन्स इट ट्रांसफॉर्म्ड ज्योग्राफी इनटू एन इमोशनल आइडिया ऑफ नेशन। सो व्हाट हैपेंड, भारत केवल एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं रहा है, नहीं रहा तो क्या, बल्कि इंडिया एक मदरलैंड, इमोशनल कम्युनिटी बन गई और एक कह सकते हैं कि इमोशनल कम्युनिटी का आइडिया मजबूत हुआ। इसलिए वंदे मातरम को इंडियन नेशनलिज्म कि कल्चरल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई सिर्फ एक सॉन्ग है और गाना है या नहीं गाना। जैसे आज लोग कहते हैं आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाते हो, वंदे मातरम क्यों नहीं गाते, दे आर थिंकिंग इन डिफरेंट वे। अब वो बात समझ रहे थे कि उनका इश्यू कुछ और है। अब लेकिन एक तरफ से कभी भी नेशनलिज्म से ऊपर रिलीजन को रखना एक जहां तक कितना हद तक सही है वो सोचने की बात है, ठीक है। We cannot pass the direct any statement, put any direct statement, because everybody has the right to challenge, ठीक है, and everybody individual, there is individual differences, so they are free to decide the things whether they are ready to sing the song or not. Okay, and nobody is above the law of the land, so it is up to you how you are going to take the things. Whether you are taking it in context of religion or whether you are giving the superiority to your constitution or superiority to your nationalism, ठीक। तो इस पर एक nowadays there is a controversy कि गाना है नहीं गाना है, क्यों नहीं गाना है। तो इसका सबसे बड़ा चीज है वही जो मैंने आपको दिखाया था कि वंदे मातरम का सी इनमें इन्होंने लिखा हुआ वंदे मातरम में क्या लिखा है इन्होंने कि चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये गलत लिखा है। तो सी द सिचुएशन दोज हु आर टॉकिंग अबाउट द नेशनलिज्म और दोज, ये बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का एक अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए वेन एवर यू आर मेंशनिंग एनीथिंग ऑन योर वेबसाइट, बिकॉज if you are mentioning the wrong name, then what will happen? You are giving the message to the country. If you are talking about the nationalism, you are running the governance of the country, or you are doing what type of things? Means your person are not careful about the things. So it is Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay. It is a wrong, क्योंकि कोई भी अगर तैयारी करते हैं तो कहीं से भी पढ़ते हैं तो it is a very official sources. I think गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है। तो वंदे मातरम written by Bankim Chandra Chatterjee, not Bankim Chandra Chattopadhyay. It is a minor mistake, but government should be careful about the things whenever you are providing any information on your website or passing any statement. ठीक। So Vande Mataram first appear in a serialized version of the novel Anand Math in Bengali journal Banga Darshan। ठीक, इससे हमें नहीं मतलब। ये देखिए अब इस बात पे चल रहा है इश्यू ना, ये See, ठीक। सो तो लेकिन क्यों कंट्रोवर्सी है, क्या बात की कंट्रोवर्सी है, इस बात को समझना है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एनालिटिकल डायमेंशन को देखते हैं, क्या रीजन है। तो सबसे बड़ी बात है पिक्चर को आप देखिए। यहां पे इनको लगता है वंदे मातरम के लेटर स्टेंजाज में
मदरलैंड को हिंदू रिलीजियस इमेजरी से एसोसिएट किया है, ठीक, जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ठीक है। तो यदि इससे ऐसे सिंबॉलिक रेफरेंसेस मिलते हैं, इससे क्या इशू पैदा होता है? कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लीडर जो हैं और ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंसर्न रेज किया है, तो ठीक है, ये कोई रेज करने का चीज़ नहीं है कि उस समय की सिचुएशन और वो चीज़ों पे एक रिलीजियसली डाइवर्स सोसाइटी में मदरलैंड को किसी पर्टिकुलर रिलीजियस इमेजरी से आइडेंटिफाई करना सभी कम्युनिटीज़ के लिए इक्वली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, ऐसा कहा है कुछ कम्युनिटी लीडर ने। सो फर्स्ट टू स्टैंजास वाज वर्सेस लेटर स्टैंजास, यह डिस्टिंक्शन है जो कि है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी है। अगर आप देखें तो आपको कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, लेकिन ये चीज़ देखना है कि भैया यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा हमने कंट्रोवर्सी पे बात कर दी, लेकिन इसका मतलब आपको उससे कोई फोकस नहीं करना। यू हैव टू नो अबाउट द वंदे मातरम। इट्स a very important topic, very important for everyone who are living in our land, or who are the citizen of the country. फर्स्ट टू स्टैंजाज में क्या है, मुख्य फोकस क्या है इसका? अगर देखते थे मदरलैंड के लिए बात किया है, नेचर की बात की है, ब्यूटी की बात की है, फर्टिलिटी की बात की है, प्रोस्पेरिटीज़ की बात की है, नेशनल लव की बात किया है। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेटर स्टैंजाज में हर आदमी, जब कोई नेशनलिस्ट चीज़ें लिखी जाती है तो उसमें अपने इमोशंस, अपने नेशन कंट्रीज के इमोशंस को दर्शाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए दे आर टेकिंग द डिफरेंट रेफरेंस ऑफ फ्रेम। सो इनमें क्या है, इनमें स्ट्रॉन्गर क्या किया गया? रिलीजियस सिंबोलिज्म, डेटी इमेजरी, हिंदू कल्चरल रेफरेंसेस मिलते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि अगर कुछ दिया गया तो इसका मतलब हम गा नहीं सकते। इससे नेशनल कॉन्टेक्स्ट में ट्रेडिशनली फर्स्ट स्टैंजास को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब कहते हैं अगर हम आगे चले कि उसके बाद तो इस कंट्रोवर्सी पे आपको देखना नहीं है, ये सब छोड़ देना है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एज ए स्टूडेंट यूपीएससी एस्पायर, आई एम नॉट टेलिंग कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, बट आपको as an UPSC student, there is no need to think in different way, just focus on the study, leave the matter, okay? तो आगे क्या डेवलपमेंट हुआ, आगे कैसे इंपोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, इस पे वंदे मातरम को लगा। अगर 1937 में जाते हैं, 1937 पहले हमने क्या किया, 1875, 1882, 1896, है ना, ओरिजिन है, बर्थ का दो, फिर आनंद मठ है, फिर कांग्रेस सेशन है, कांग्रेस सेशन, आनंद मठ और बर्थ, कंपोजिशन कर सकते हैं, कंपोजिशन कर सकते हैं, ओके। एंड 1837 1905 को भी लिया जाए, स्ट्रॉन्ग होल्ड किया गया स्वदेशी मूवमेंट। ओके 1937 में करते, 1937 में था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम के फर्स्ट स्टैंजास को नेशनल ओकेजन के लिए उपयोग करने के लिए दिशा में हमें एक्सेप्ट कर लिया। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्किंग कमेटी फर्स्ट टू स्टैंजा, फर्स्ट टू वो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यामलम मातरम वंदे मातरम, जो सुब्रजयोजना जो भी आगे उनको फर्स्ट को टू स्टैंजास को नेशनल ओकेजन के लिए उपयोग करने के लिए दिशा में स्वीकार किया। इसका ऑब्जेक्टिव था, क्या हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव था? नेशनलिज्म प्लस रिलीजियस सेंसिटिविटी प्लस नेशनल यूनिटी को बैलेंस करना था, है ना। यह इंडियन नेशनलिज्म की इंक्लूसिव नेचर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंडियन नेशनलिज्म के फर्स्ट टू स्टैंजा से। अब क्या हुआ कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस में देखते हैं, अगर 1950s में चला जाए, 1950s में चल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं।
1950s। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस में क्या हो सकता है कि इसमें क्या है, सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फाइनल सिटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेशनल एंथम और वंदे मातरम के संबंध में स्टेटमेंट दिया। ठीक है, डिसीजन क्या था, जन गण मन नेशनल एंथम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, एंड वंदे मातरम इज अ नेशनल सॉन्ग, और वंदे मातरम को फ्रीडम स्ट्रगल में इसकी हिस्टोरिक रोल के कारण इक्वल ऑनर एंड स्टेटस देने की बात कही गई। ठीक, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। ऐसा कोई, बट एक बात ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वंदे मातरम ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नहीं है, इसलिए वंदे मातरम जो है नेशनल स्टेटस से एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज डिसीजन स्टेटमेंट ऑफ 24 जनवरी 1950 है। मतलब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई आर्टिकल में ढूंढेंगे वंदे मातरम मिलेगा, तो ये सब गलती करने की जरूरत नहीं। इसे नेशनल स्ट्रगल से एसोसिएटेड है, नेशनलिज्म से एसोसिएटेड है, एंड डेफिनेटली देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द नेशनल एंथम वर्सेस नेशनल सॉन्ग। फीचर जो है जन गण मन वो अब क्या है, अच्छा चलो देखते हैं कि एक ध्यान रखते हैं कि नेशनल एंथम, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, अभी तो जान रहे हैं आप चटर्जी। ठीक है, सो ये नेशनल एंथम है, ये सॉरी जन गण। ठीक है, ठीक है। जन गण, इसके ऑथर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे का है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी जो है। तो ये मेजर रूल सॉवरेन इंडिया का, ये जो है आपको क्या कहते हैं, 24 लैंग्वेज क्या है इसका, ये बंगाली में लिखा गया है, बंगाली में लिखा है, और इसको कह सकते हैं संस्कृताइज्ड बंगाली, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, और ये अडॉप्ट किया गया है कब, 24 जनवरी 1950। ओके, अब सेकेंड थिंग को जाते हैं उस पर, अगर हम उसको देख लें क्या कहते हैं इसको, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और इसको ये नेशनल सॉन्ग के अंदर आता है, और इसको क्या स्टेटस है, नेशनल सॉन्ग का स्टेटस दिया गया है। हिस्टोरिकल एसोसिएशन कैसे, फ्रीडम स्ट्रगल से, फ्रीडम स्ट्रगल से कर सकते हैं इसको हम, फ्रीडम स्ट्रगल से, है ना। और मेजर रोल क्या है, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म के खिलाफ क्या है, संस्कृत और बंगाली में लिखा गया है, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इसको भी सेम 24 जनवरी 1950, सॉरी 1950। इसको लिखा है संस्कृत प्लस संस्कृत बंगाली। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिफ्रेंशिएट किया है आपको, राजेंद्र प्रसाद,
Prasad. There is a difference between the national anthem and the national song. Okay, so both are adopted in the same day of 24th of January 1950, but one is the national anthem, second one is the national song. So अगर हम दूसरी बात करें तो जन गण मन रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल आइडेंटिटी, वाइल वंदे मातरम रिप्रेजेंट द हिस्टोरिकल नेशनलिस्ट लीगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक, दिस इज द थिंग. अगर और अभी की क्या है, 15 अगस्त 1947 में से अगर कनेक्शन कर, इंडिया की इंडिपेंडेंस के समय भी वंदे मातरम का स्पेशल कनेक्शन रहा है. 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने ऑल इंडिया रेडियो पर वंदे मातरम प्रस्तुत किया था. ठीक, ओमकार नाथ ठाकुर ने. इससे यह सॉन्ग इंडियाज ट्रांजिशन हर तरफ फैल गया. कॉलोनियल रूल, इंडिपेंडेंट इंडिया, कैसे कैसे ट्रांजिशन हुआ उसको सबको दर्शाया कि वहाँ से कैसे कैसे चल रहे हिस्टोरिकल. अब क्या है, अभी करंट सिचुएशन में अगर बात करें, करंट सिचुएशन को देख लें तो अभी क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड कि कल जो है 15 तक इन्होंने 150 साल पूरे हो गए, 150 ईयर इन 2025. ठीक, सो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई कि 2005 में वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए हैं, तो 1875 टू 2025. सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया जाए. इनका ऑब्जेक्टिव था क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल की लिजेसी को याद रखना, यूथ को नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट करना, नेशनल सिंबल से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करना. ठीक है, तो अभी जो 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जा रहा है 2026 में वंदे मातरम, है ना, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है. इस अभी की सिचुएशन में 26 जनवरी 2026 इन वंदे मातरम फिर से नेशनल डिबेट और पब्लिक डिस्कोर्स में आया है. क्यों, मेजर इशू क्या है इसका, फुल वर्जन और 6 संजय को लेकर डिस्कशन, ऑफिशियल ओकेजन पर इसके प्रेजेंटेशन और प्रोटोकॉल को लेकर नई गाइडलाइंस आई है. नेशनल एंथम के साथ इसका सेरेमोनियल प्लेसमेंट. ठीक, इंडिपेंडेंस डे 2026 पर रेड फोर्ट से वंदे मातरम के रेडिएशन की घोषणा. ठीक, तो अब अगर देखना चाहेंगे तो अगर समझना चाहें तो अभी इशू क्या है, असल में डिबेट क्या है. डिबेट क्या है कि नेशनल यूनिटी को लेकर के, नेशनल यूनिटी वर्सेस रिलीजियस एंड कल्चरल प्लुरलिज्म. यही तो है. अभी हमने कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नेशनल सिंबल्स, नेशनल प्राइड को स्ट्रेंथन करें, हिस्टोरिकल मेमोरी को प्रिजर्व करना, लेकिन डाइवर्स सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सेंसिटिविटी का भी रिस्पेक्ट करना होगा. यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ब्रॉडर प्रिंसिपल है. ठीक है, सो यहाँ से आई थिंक इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट सिचुएशन, एंड देयर इज ए नंबर ऑफ फैक्ट्स आई प्रोवाइडेड दैट विल हेल्प यू in solving the MCQ. ठीक है, MCQ के लिए डेफिनेटली आएगा, अगर फैक्ट फाइल्स हैं ये, लेकिन इनका जानना जरूरी है और एज ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री हर एक को इसका पता होना चाहिए.